नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज नेशनल। मैं हूं आपके साथ सोनिया। राजधानी लाइव में आपका स्वागत है। मोदी सरकार ने आज सुबह 11 बजे संसद की लाइब्रेरी बिल्डिंग में एक अहम ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, जहां ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी विपक्षी दलों के साथ साझा की जाएगी। ये वही ऑपरेशन है जिसमें भारतीय सेना ने 6 से 7 मई की रात पाकिस्तान और पीओके में एयर स्ट्राइक कर 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था और 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया था। ये बैठक पहलगाम आतंकी हमले के बाद दूसरी सर्वदलीय चर्चा है। इससे पहले 24 अप्रैल को हुई मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए थे। उस वक्त केंद्र सरकार ने पहलगाम हमले में सुरक्षा चूक स्वीकार की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया था कि आईबी और गृह मंत्रालय ने विपक्ष को इस चूक की पूरी जानकारी दी है। विपक्ष ने सरकार के साथ खड़े होने की बात कही थी और आतंक कैंपों पर पूरी तरह से खत्म करने की मांग की गई थी। बैठक के बाद राहुल गांधी ने भी सरकार को हर एक्शन पर पूरा समर्थन देने की बात दोहराई थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अंबुज उपाध्याय हमसे जुड़ गए हैं। अंबुज, सरकार की तरफ से आज ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है। एक तरफ सरकार आज ये साझा करेगी कि ऑपरेशन सिंदूर किस तरह से करा गया था और पूरी जानकारी देगी, तो इसके अलावा कौन कौन से वो मुद्दे रहने वाले हैं जिन पर आज बात हो सकती है? हाँ बिल्कुल, आज 11 बजे एक मीटिंग होगी, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है जिसकी अध्यक्षता देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे और इसमें नेता विपक्ष राहुल गांधी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ तमाम वो विपक्ष के नेता मौजूद रहेंगे और साथ ही जो सत्तारूढ़ पार्टी है भारत भाजपा, उसके भी जो सहयोगी जो नेता है वो भी पूरी पार्टी के दौरान वहाँ पर मौजूद रहेंगे। और ऐसे में वो सारी बातें निकल के आएंगी जो सिंदूर ऑपरेशन के तहत भारत ने पाकिस्तान के ऊपर जो हमला किया है, जो 9 एयर स्ट्राइक की है, उसके बारे में पूरी जानकारी विस्तृत तौर से दी जाएगी कि आखिरकार इसकी कैसे प्लानिंग की गई और इसका जो नाम प्रधानमंत्री की तरफ से सिंदूर जो रखा गया है उसके पीछे क्या मकसद था, जो कि साफ तौर से पूरे भारतवासियों को समझ में आ रहा है कि सिंदूर का मतलब क्या था। उन आतंकियों ने जिस तरीके से वहां पर महिलाओं के सामने उनकी पतियों को मारा था और उनका जो सिंदूर उजाड़ा था और उसी सिंदूर का बदला एक तरीके से भारत ने लिया है। तो इस जो मीटिंग होगी इसमें सभी नेताओं को विस्तृत जानकारी दी जाएगी। इससे पहले मैं आपको एक चीज और बताऊं कि इसके जब पहली संसद की बैठक बुलाई गई थी उसके बाद जो भी सरकार की तरफ से प्लानिंग की जा रही थी उसको लेकर के कांग्रेस वर्किंग कमेटी की भी एक मीटिंग हुई थी जिसमें जयराम रमेश, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम कांग्रेस के वो नेता थे और उन्होंने यह बात जताई थी कि जब पूरा विपक्ष के साथ साथ पूरा देश यह मांग कर रहा है कि जहां पर आतंकियों को पनाह दी जा रही है, एक तरीके से पाकिस्तान बना हुआ है, उस पर आखिरकार सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, जबकि पूरा विपक्ष के साथ साथ पूरा देश चाहता है कि वो 26 मासूमों की मौत का बदला लिया जाए। और जिस तरीके से धर्म पूछ कर जो बातें सामने आई थी, तो ऐसे में पूरे देश में गुस्सा था। तो वर्किंग कमेटी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो मीटिंग हुई थी उसमें भारत सरकार के ऊपर प्रश्न भी खड़े किए गए थे कि आखिर क्या प्लानिंग कर रही है सरकार, आखिर कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं करती नजर आ रही है। उसके बाद जिस तरीके से ये 9 जगह पर एयर स्ट्राइक हुई है और इसमें कई आतंकी मारे गए, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं सर्वदलीय बैठक में आज इस मुद्दे को पूरी तरीके से वह बात की जाएगी। सेना ने जिस तरीके से ये कार्य किया है जाबाजी से, उसके हौसला अफजाई की जाएगी। और इससे पहले अगर बात की जाए तो अभी तक जितने भी बयान आ रहे हैं, जितनी भी पोस्टर देखने को मिली है सोशल मीडिया पर, उस पर पूरे तरीके से विपक्ष के साथ साथ पूरे देश में एक खुशी का माहौल है और होना भी चाहिए, क्योंकि देश के अंदर यह पहली ऐसी गतिविधि पाकिस्तान को दिखाई गई है कि अगर आप हिंसा करना चाहते हो तो हिंसा हमें भी आती है और आपसे बखूबी हम हिंसा कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर पूरी तरीके से आर्मी की तरफ से इस चीज को क्लियर किया गया है। जो यहाँ के मेजर है सोफिया, उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें विक्रम मिश्री जो कि विदेश सचिव है वो भी मौजूद थे। उसमें पूरी तरीके से यह बात बताई गई है कि पाकिस्तान के किसी भी सैन्य ठिकाने पर कोई भी हमला नहीं हुआ है, ना ही किसी सिविलियन के ऊपर कोई हमला किया गया है।
आतंकियों के जो अड्डे थे, जो कि वर्षों से कहीं ना कहीं भारत के ऊपर वो आतंकी हमला करते आ रहे थे, चाहे वो मुंबई का हमला रहा हो, तो जिसमें डेविड कोलमैन, हेडली से लेकर कसाब से लेकर तमाम वो चीजें निकल करके सामने आई थी कि कहीं ना कहीं इन आतंकियों को पनाह और ट्रेनिंग देने का कार्य पाकिस्तान कर रहा है। तो ये क्लियर सेना की तरफ से पूरी तरीके से कहा गया है कि हमने कोई भी कार्रवाई पाकिस्तान के सिविलियन और सैन्य के ऊपर नहीं की है। और हाँ, उन आतंकियों को मारा गया जिन्होंने मासूम भारतीयों को जो वहां पर घूमने फिरने गए थे उन पर बेदर्दी से उन पर हमला किया और उनको मारा है। बिल्कुल अंबुज, जिस तरह से सर्वदलीय बैठक पहले भी की गई थी और उसके बाद विपक्ष लगातार प्रश्न चिन्ह लगा रहा था कि जल्द से जल्द क्यों नहीं सरकार कार्रवाई कर रही है इस पर, लेकिन अब सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को एक करारा जवाब जरूर दे दिया है। हाँ बिल्कुल, ये एक कार्रवाई जो हुई है इसको लेकर के इसके साथ ही तैयारियों की भी बात की है। तो पाकिस्तान के ऊपर जिस तरीके से भारत सरकार की तरफ से कार्रवाई की गई है उसमें चाहे वो कूटनीतिक बात रही हो, जल संधि समझौते को रद्द करने से लेकर अटारी वाघा बॉर्डर को बंद करने वाली बात हो, पहले कूटनीति के तरीके से भारत सरकार ने इसका जवाब दिया। उसके बाद जब ऐसी कोई एक उसके धीरे धीरे चाहे वो हमारे जो खुफिया एजेंसी है उनके माध्यम से जानकारी मिली कि आखिरकार इन पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी है इनके ठिकाने कहाँ कहाँ पर हैं, जिनको बहुत पहले से ही भारत की तरफ से चिन्हित किया गया। कई बार सबूत भी दिए गए पाकिस्तान को कि आपके यहाँ पर जो आतंकवादी की जो ट्रेनिंग फैक्ट्रियां चल रही हैं उसके लिए कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगह पहले से मौजूद है। पाकिस्तान को कई बार इसके सबूत भी दिए, लेकिन पाकिस्तान हर बार उनको झुटलाता नजर आ रहा है। वहीं पर अगर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले या मीडिया में जिस तरीके की खबरें चल रही हैं उसमें भी जब कल कार्रवाई हुई है उसमें कई आतंकी मारे गए, तो उसमें से कुछ आतंकियों के जनाजे पर वहां पर पाकिस्तान की सेना मौजूद है, सैन्य अधिकारी वहां मौजूद है और उनको जनाजे को दफनाया जा रहा है वहां पर। ऐसे में बार बार जिस तरीके से पाकिस्तान सब कुछ मांगता है कि आतंकी हमारे यहाँ नहीं है, हम खुद आतंकवाद से परेशान है, तो ऐसे में यह जो वीडियो किस तरीके से वायरल हो रहे हैं उसको कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय जो भी समितियां जो बार बार भारत के ऊपर उंगली उठाती है कि भारत बार बार पाकिस्तान को, खासतौर से जब चीन की बात की जाए तो कि भारत बार बार पाकिस्तान के ऊपर जो हमला करने की जो अंदेशा जताता है आतंकवादियों को लेकर के, वो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है, पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कोई मुहिम नहीं छेड़ी गई है। तो वो सारे उन सभी अंतर्राष्ट्रीय समितियों को इन जो वीडियो है इनको देखना चाहिए। और खासतौर से जब भारत अपनी बात रखता है कि हाँ पाकिस्तान ही अभी आतंकिस्तान बन चुका है, तो इसको सब लोगों को समझना चाहिए और पाकिस्तान को एक करारा मकबूल जवाब रहेगा। इसके साथ ही अगर बात की जाए सर्वदलीय बैठक की, तो सर्वदलीय बैठक में कहीं ना कहीं एक मुद्दा और सामने आ सकता है, जिस तरीके से विपक्ष के साथ साथ वो तमाम अभी सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के नेता है उनका भी मैं बयान सुन रहा था, उनका भी और साफ तौर से सबका यही कहना है कि ये एक भारत के पास मौका है कि जिस तरीके से कश्मीर जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है उसको भी अपने कब्जे में लेने का एक भारत के पास मौका है। तो कहीं ना कहीं ऐसी कुछ बात है इस सर्वदलीय बैठक में रखी जा सकती है जिससे और जो विपक्ष के जो नेता है वो भी अपनी तरफ से जवाब दें और इनको पूरी तरीके से बताएं कि आगे क्या कार्रवाई होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं खुल करके इस पूरी मीटिंग के अंदर ये सारी बातें होनी चाहिए। बिल्कुल अंबुज, एक तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान एक तरह से माफी भी मांग रहा है, लेकिन वहां भी बैठकों का दौर जारी है। रक्षा मंत्रालय के साथ उन्होंने बैठक की है और यहाँ भारत में भी बैठकों का दौर जारी है। तो क्या समझा जाए, क्या पाकिस्तान अब शांत रहने वाला है या फिर वो कुछ कार्रवाई कर सकता है अपनी तरफ से? पाकिस्तान की बात की जाए तो अगर पहले से भी इतिहास देखेंगे, चाहे 1971 की बात की जाए, 99 कारगिल जो युद्ध हुआ था वहां की बात की जाए, तो पाकिस्तान खुल करके जो भी अब तक जो युद्ध रहे हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच वो कहीं ना कहीं बॉर्डर के माध्यम से रहे हैं। लेकिन अगर अब की अगर बात की जाए जिस तरीके से भारत ने एयर स्ट्राइक करके 100 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान में जाकर के जो हमले किए हैं उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इस बात का अंदेशा है कि इस बार भारत बख्शने के मूड में नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से अभी आतंकी ठिकानों पर निशाना साधा गया है तो वैसे ही भारत की ओर से उन को भी निशाना साधा जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास चाहे वो परमाणु केंद्र है या फिर सैन्य ठिकाने जो पाकिस्तान के बने हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर कहीं ना कहीं नीतिकों के साथ ये दौर भी और ये
बयानबाजी भी सामने आ रही है कि पाकिस्तान अगर भारत शांति चाहता है तो शांति के तरीके से बात करे, और वहीं कुछ ऐसे नेता भी हैं जो बार बार न्यूक्लियर की भी धमकी देते हुए नजर आए हैं। पहलगांव जो हमला हुआ है उसके बाद कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर भी है। तो ऐसा जब बात हो रही है जब पूरी तरीके से, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपने बचाव में यही बात कहता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो भारत सरकार और उसकी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके पूरी तरीके से नजर बनी हुई है कि आगे जो भी कार्रवाई हो उसको किस तरीके से किया जाए। बिल्कुल, और विपक्ष भी अपना बहुत सही तरीके से योगदान यहाँ पर देता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि विपक्ष कई मुद्दे हैं जो पक्ष के साथ नहीं रहता है, बीजेपी के खिलाफ रहता है, लेकिन यहाँ पर जो बड़ा मुद्दा है वो देश का मुद्दा है। तो यहाँ पर अब जो विपक्ष का रोल है वो भी बहुत अहमियत रखता है अब मुझे एक तरह से। बिल्कुल, जिस तरीके से बात की जाए तो सरकार चलाने के लिए सत्ता का होना जितना आवश्यक है उतना विपक्ष का होना भी उतना ही आवश्यक है। लेकिन जब बात कहीं देश की आती है तो वहां पर पक्ष और विपक्ष को एकजुट होकर के करारा जवाब देना चाहिए, जो कि अभी देखने को मिल रहा है कि भारत के अंदर अभी ना कोई पक्ष है ना कोई विपक्ष है। पाकिस्तान के इस मुद्दे को लेकर के जो आतंकियों के द्वारा जो वहां पर शर्मनाक हरकत की गई है उसको लेकर के पूरा विपक्ष एकजुट है। विपक्ष के साथ साथ अगर बात कहें इस तरीके से उंगली उठाई जाती रही है तो इस पूरे मामले को लेकर के अगर हिंदुस्तान के अंदर जो मुस्लिम है वो भी अपना देश प्रेम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर से अगर बात की जाए ओवैसी की तरफ से ये बयान जारी किया गया है कि पाकिस्तान की जो शर्मनाक हरकतें हैं उनको ये माकूल जवाब मिल रहा है। तो ऐसे में अभी इस समय पर ना कोई पक्ष है ना विपक्ष है, सब एक भारत के खिलाफ जिस तरीके से पाकिस्तान बार बार ये घटनाओं को अंजाम देता रहा है आतंक के रूप में, उसको जो माकूल जवाब भारत सरकार की तरफ से दिया जा रहा है तो उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों अभी एकजुट होकर के पूरे भारत देश की जो ताकत है उसे दिखाने के लिए तत्पर है। बहुत बहुत शुक्रिया अंबुज इन तमाम जानकारी के लिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। पंजाब बन रहा बिजनेस और तरक्की का नया ठिकाना। इन्वेस्ट पंजाब की पहल युवाओं और उद्यमियों के लिए अवसरों का विस्तार कर रही है। मान सरकार की पारदर्शी प्रक्रियाएं और निवेश के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने की कोशिशें निवेशकों का भरोसा बढ़ा रही है। यह कदम पंजाब को औद्योगिक मानचित्र पर एक नई पहचान दिलाने में मील का पत्थर साबित हो रहा है। पंजाब च 86,000 करोड़ रुपए का ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। 5300 ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ 2022 ਚ ਤੇ 4 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਾਸਲ ਹੋਣ। ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਵਰਗੀ ਕੰਪਨੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਬਿਗੇਸਟ ਆਫਟਰ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ। ਟਾਟਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅੰਬੂਜਾ ਸੀਮੈਂਟ, ਫਰੈਡਨਬਰਗ, ਵਰਵੀਓ, ਕਾਰਗਿਲ ਇੰਡੀਆ, ਗੋਦਰੇਜ, ਬਹੁਤ ਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ इन्वेस्ट करने तैयार ने। इन्वेस्ट पंजाब के जरिए मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार ने किया कमाल। उद्योगपति और निवेशक पंजाब में कर रहे निवेश। मेरा नाम हरजिंदर सिंह बंगड़, पिंड कुंबड़ा जी। और जो भगवंत मान जी वालों एक इन्वेस्टमेंट पंजाब के नाम से कदम चुक्या गया, बहुत बेहतरीन कदम है। इस नाल की होएगा, पंजाब गवर्नमेंट के जिहड़े पंजाब वालों युवा वर्ग है उन्होंने एक बेहतरीन नौकरी का अवसर मिलेगा और पंजाब की डिवेलपमेंट होएगी। मैं उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में पंजाब सरकार ने ऐसा माहौल बनाया कि बड़े बड़े उद्योगपति और निवेशक यहाँ आने को तैयार है। अब ये राज्य बिजनेस और तरक्की का नया ठिकाना बन रहा है।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से ANB न्यूज के लिए मैं ब्रेक के बाद स्वागत है। अगली खबर का रुख करेंगे। नई दिल्ली में बुधवार रात 15 मिनट का ब्लैक आउट रखा गया। लोटियंस जोन समेत राजधानी के कई अहम इलाकों में रात 8:15 तक अंधेरा छाया रहा। ये ब्लैक आउट ऑपरेशन अभ्यास के तहत किया गया, जिससे गृह मंत्रालय ने पहलगाम हमले के बाद संभावित आपात स्थिति को ध्यान में रखते हुए संचालित किया। संसद भवन, इंडिया गेट, दूतावास और प्रशासनिक इमारतों की लाइटें बंद रखी गई। हालांकि अस्पताल, मेट्रो स्टेशन, राष्ट्रपति भवन और PMO इससे अछूते रहे। NDMC ने इस अभ्यास को युद्ध जैसी स्थिति के लिए जरूरी बताया और लोगों से सहयोग की अपील की। कनॉट प्लेस, खान मार्केट, चांदनी चौक जैसे इलाकों में कुछ देर के लिए सन्नाटा पसर गया। वजीराबाद, सिविल सेंटर, करोल बाग, मदन खादर और ग्रेटर कैलाश जैसे इलाकों में भी ब्लैक आउट किया गया। पूर्वी दिल्ली में बारिश और सेवाओं की जरूरत है, जिसके चलते अभ्यास सीमित रूप से हुआ। दिन में राजधानी के 55 स्थानों पर मॉक ड्रिल भी की गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमसे जुड़ गए हैं। राजीव, किस तरह से लोगों को कल जागरूक किया गया? कल 15 मिनट का मॉक ड्रिल किया गया था। देखिए, यहाँ पर बात लोगों को जागरूक करने की, जिस तरीके से आपातकालीन उसी को लेकर उनको कैसे सुरक्षित रहने का तरीका जो है वो बताया गया। यहाँ तक कि मॉक ड्रिल के माध्यम से, यानी कि ऑपरेशन अभ्यास के माध्यम से लोगों को सुरक्षित कैसे रखा जाए, वो अपना को कैसे सुरक्षित कर, और यहाँ तक कि ब्लैक आउट जो है वो भी किए गए। यानी कि सीधे सीधे कहे तमाम तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखने के तरीके जो है वो आम जनता की बात करें, दिल्ली पुलिस की बात करें, इनकी तरफ से कैसे अभ्यास जो है वो किया गया था और इनके अभ्यास के तहत आम जनता ने भी इनका सहयोग किया और आम जनता को भी ये जानकारी मिल चुकी है कि वो कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं अगर सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो होती है। तो यानी कि सीधे सीधे कहे तो जिस तरीके से युद्ध देखने को मिल सकता है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं तैयारियां भी होनी चाहिए और इसी को लेकर लोगों को जागरूक करने की बात की जाए तो दिल्ली के अंदर 55 स्थानों पर मॉक ड्रिल जो है वो की गई थी। दिल्ली के कनॉट प्लेस की बात करें, करोल बाग की बात करें या फिर NDMC एरिया की बात करें, तमाम इन जगहों पर कहीं ना कहीं मॉक ड्रिल के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की तमाम कोशिशें जो थी वो ऑपरेशन अभ्यास के तहत देखने को मिली। मगर यहाँ पर बात करें ब्लैक आउट की, तो ब्लैक आउट जिस तरीके से 8 बजे से लेकर 8:15 तक 55 जगहों पर लाइट जो है वो बंद की गई थी। सार्वजनिक जगहों की बात करें या फिर सरकारी आवासों की बात करें या फिर सरकारी दफ्तरों की बात करें, इन सभी जगहों पर कैसे लाइट बंद कर ये सुरक्षित किया गया कि किस तरीके से अभ्यास जो है वो किया जा सकता है। और जैसे ही सर्जिकल स्ट्राइक इन तमाम जगहों पर सबसे पहले जो है अंधेरा जो है वो किया जाता है ताकि जो एयर स्ट्राइक होती है उसको कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग जो है वो होती हुई नजर आए। और इसी को लेकर जिस तरीके से लोगों को जागरूक करने का मॉक ड्रिल के माध्यम से कोशिश की गई, वो ही कोशिश जो है वो कहीं ना कहीं अब सफल भी होती हुई नजर आएगी। ताकि काफी लोगों की बात करें, चांदनी चौक की क्षेत्र की बात करें या फिर करोल बाग की बात करें या फिर कनॉट प्लेस की बात करें, लुटियन जोन की बात करें, यहाँ पर लोगों को मॉक ड्रिल के माध्यम से अपने आप को सुरक्षित रखने के और अपने परिवार को सुरक्षित रखने की तमाम जानकारियां जो थी वो मिलती हुई नजर आई। जी बिल्कुल राजीव, लोग कितने उत्सुक नजर आए इस अभियान को लेकर और किस तरह से वो जानकार बने और जागरूक हुए, क्योंकि कई तरह की ट्रेनिंग उनको दी गई होगी। देखिए, ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है जिससे आम व्यक्ति जो है वो अपने आप को सुरक्षित रखने के तमाम रास्ते जो है वो अपना सके। एक सबसे बड़ा रास्ता होता है कि अपने आप को पैनिक नहीं करना है। अगर पैनिक करेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कतें होंगी। मगर यही बात करें, अगर अपने आप को संयम से कार्य लिया जाए तो कहीं ना कहीं लोगों को भी सुरक्षित किया जा सकता है, अपने परिवार को भी सुरक्षित किया जाता है। और यही चीज बाउंड्री के बाद दूसरा जब हादसा होता है या फिर कहे सुरक्षित रखा है, किस तरीके से अपने आप को बंकरों के अंदर सुरक्षित रख रहा है, घरों के अंदर किस तरीके से सुरक्षित रख रहा है,
तमाम ऐसी जानकारी जो है वो मिलती नजर आई। आग की घटनाएं जो है, क्योंकि जब भी देखने को मिलती है तब कहीं ना कहीं आग की घटनाएं देखने को मिलती है, और उसके लिए उसके बाद अपने आप को कैसे सुरक्षित रखे, एक टॉवल लेकर, गीला टॉवल लेकर अपने आप को टॉवल किया जाए, जिससे कहीं ना कहीं आग जो है वो ना बढ़ सके। तमाम जो बातों से मॉकड्रिल के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। अगर जैसे और आतंकी या फिर कहे और भारत पाकिस्तान के बीच में जो अभी तक कैसे लड़ाई देखने को मिली है, जिस तरीके से कल भारत की तरफ से अटैक किया गया, एयर स्ट्राइक किया गया, उसके बाद तो कहीं ना कहीं अब आशंका और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। इसीलिए कल 4 बजे का समय जो है वो मॉकड्रिल का रखा गया था, और दिल्ली के अंदर 55 जगहों पर ऐसे मॉकड्रिल जो थी वो की गई थी डिफेंस के माध्यम से और दिल्ली पुलिस के माध्यम से। मगर यहाँ पर बात करें इन 55 जगहों पर कैसे लोगों को सुरक्षित रखना है, और सरकारी आवासों की बात करें, बैंकों की बात करें, कैसे उनको सुरक्षित रखना है, कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना है, इस तरीके की तमाम जानकारी जो है वो मॉकड्रिल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई गई है। जी बिल्कुल। राजीव, आपने बताया कि 55 जगहों पर ये मॉकड्रिल की गई है, क्या इसके अलावा और भी जगह बचे हैं जहां पर अभी मॉकड्रिल होनी बाकी है, या सिर्फ कल के लिए ही ये मॉकड्रिल था और आगे आने वाले दिनों में भी ये मॉकड्रिल हो सकती है? देखिए, यहाँ पर बात करें मॉकड्रिल और ब्लैक आउट की, तो रखने के लिए तमाम जो माध्यम है वो होते हैं। दूसरा, इनकी जानकारी आम व्यक्ति तक नहीं हो पाती है, इसीलिए सिविल डिफेंस और दिल्ली पुलिस के माध्यम से इसकी जानकारी जो है वो लोगों तक देने की कोशिश की गई है। काफी लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी, या फिर थी भी तो वो नहीं जानते थे वो किस तरीके से अपने आप को सैनिक होने से बचा सकते हैं। तो तमाम ऐसी कोशिशें जो है इन मॉकड्रिल के माध्यम से देखने को मिली। कल 4 बजे का समय जरूर रखा गया था मॉकड्रिल के लिए, और इसके लिए चांदनी चौक की बात करें, तमाम व्यापारी जो थे वो मॉकड्रिल देखने के लिए भी पहुंचे। कुछ लोगों ने मॉकड्रिल के अंदर अपना सहयोग भी किया, जिससे उनको जो और ज्यादा जानकारी जो है वो मिलती नजर आई। ब्लैक आउट की बात करें तो ब्लैक आउट के समय किस तरीके से लाइटें बंद करनी है, किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखना है, अंधेरे के कैसे इस्तेमाल करना है, इस तरीके की तमाम जानकारी जो है वो ब्लैक आउट के माध्यम से भी लोगों तक पहुंचती नजर आई। और जिस तरीके से अब युद्ध की बात करें तो युद्ध को लेकर भी कहीं ना कहीं अब ये कहा जा रहा है कि युद्ध की चिंताएं जो है वो और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। इसीलिए कहीं ना कहीं और तरीकों से कहीं ना कहीं अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए तमाम ऐसी कोशिशें जो है वो की जाएंगी। आप देखना होगा कि जो कल मॉकड्रिल हुई थी, इसके बाद क्या और मॉकड्रिल भी कराई जाएगी, क्योंकि लगभग दिल्ली के अंदर की बात करें तो 55 जगहों पर इस तरीके की मॉकड्रिल की गई, मगर उसके बाद और लोगों को जागरूक करने के लिए शायद अभी और मॉकड्रिलों की जरूरत जो है वो पड़ सकती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इन तमाम जानकारी के लिए। आज सुबह 10 बजे लखनऊ के भवन सभागार में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नवनियुक्त 444 सहायक अध्यापकों और 49 प्रवक्ताओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसके साथ ही अटल टिंकरिंग लैब और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की लैब योजना से लाभान्वित विद्यार्थियों के प्रधानाचार्यों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान 23 राजकीय इंटर कॉलेजों के मिनी स्टेडियम का शिलान्यास भी किया जाएगा। मंत्री सुरेश खन्ना और माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। ये आयोजन शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहल के रूप में देखा जा रहा है। तो आज 10 बजे लखनऊ के भवन सभागार में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नवनियुक्त 400 से ज्यादा सहायक अध्यापकों और करीब 50 प्रवक्ताओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसके साथ ही अटल टिंकरिंग लैब और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी लैब योजना से लाभान्वित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान 23 राजकीय इंटर कॉलेजों के मिनी स्टेडियम का शिलान्यास भी किया जाएगा। मंत्री सुरेश खन्ना और माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। ये आयोजन शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहल के रूप में देखा जा रहा है। तो आज 10 बजे लखनऊ के भवन सभागार में ये संपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें सीएम योगी 400 से ज्यादा अध्यापकों और करीब 50 प्रवक्ताओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपेंगे।
इसके साथ ही अटल टिकरिंग लैब और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी लैब योजना से लाभान्वित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान 23 राजकीय इंटर कॉलेजों के मिनी स्टेडियम का शिलान्यास भी होगा। मंत्री सुरेश खन्ना और माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। इस आयोजन को शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहल के रूप में माना जा रहा है। तो लखनऊ के सभागार में आज संपूर्ण कार्यक्रम का ये आयोजन होने जा रहा है, जिसमें सीएम योगी अध्यापकों और प्रवक्ताओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसके साथ ही अटल टिकरिंग लैब और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी लैब योजना से लाभान्वित छात्रों को और प्रधानमंत्रियों को प्रमाण पत्र भी वे देंगे। कार्यक्रम के दौरान 23 राजकीय इंटर कॉलेजों के मिनी स्टेडियम का शिलान्यास भी किया जाएगा। मंत्री सुरेश खन्ना और माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री इसमें भाग लेंगे। इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे और ये आयोजन शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहल के रूप में देखा जा रहा है। तो आज सुबह 10 बजे लखनऊ के भवन सभागार में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आज सीएम योगी 400 से ज्यादा अध्यापकों और करीब 50 प्रवक्ताओं को नियुक्ति पत्र सौंपने वाले हैं। क्या कुछ तैयारी कर ली गई है इसको लेकर? देखिए, यूपी सरकार का मिशन रोजगार के तहत कहीं ना कहीं अब 494 कह सकते हैं कि सहायक अध्यापक है माध्यमिक शिक्षा में, उनकी कहीं ना कहीं नियुक्ति पत्र वितरण करने का काम किया जाएगा और लगभग 49 प्रवक्ताओं का नियुक्ति पत्र भी इसमें वितरित किया जाएगा। और ये कहा सकता है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार का जो मिशन रोजगार है, उस रोजगार के तहत कहीं ना कहीं नियुक्ति पत्र बांटने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। साथ ही साथ अटल टिकरिंग लैब व सूचना एवं प्रसार प्रौद्योगिकी ICT लैब का जो बनाए जाएंगे विद्यालयों में, माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों में, उनके आच्छादित विद्यालयों को प्रधानाचार्य को प्रमाण पत्र दिया जाएगा जिन्होंने ये लैब बनाने का काम किया है। और राजकीय इंटर कॉलेज में लगभग 23 मिनी स्टेडियम बनाएंगे ताकि बच्चों की स्किल को बढ़ाया जा सके। बच्चे जो शिक्षा के साथ खेलकूद में भी भाग कर सकते। मिनी स्टेडियम का भी आज लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिलान्यास करने का काम करेंगे। और ये पूरा कार्यक्रम लखनऊ के लोक भवन मुख्यमंत्री कार्यालय के सभागार में आयोजित होगा और इसमें मंत्री सुरेश खन्ना, जो कि वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में लखनऊ के प्रभारी है, वो मौजूद रहेंगे। साथ ही माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री हैं गुलाबो देवी, वो कहीं ना कहीं मौजूद रहेंगे और तमाम जो शिक्षा विभाग से जुड़े जो अधिकारी हैं, जो प्रमुख सचिव हैं, वो भी कहीं ना कहीं निदेशक माध्यमिक शिक्षा, वो सब मौजूद रहेंगे। और बड़ा कार्यक्रम है और लगभग 400 से ज्यादा, लगभग 500 के 2-4 कम जो सहायक होंगे, लगभग 494 सहायक अध्यापक है, उनको नियुक्ति पत्र आज बांटने का काम किया जाएगा। और साथ ही साथ जो प्रवक्ता है, 49 प्रवक्ता, उन प्रवक्ताओं की भी नियुक्ति जो विद्यालय की ओर से बोलेंगे, वो कहीं ना कहीं माध्यमिक शिक्षा के जो प्रवक्ता होंगे, उनका आज नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा। बिल्कुल जितेंद्र, जो ये अध्यापक और प्रवक्ता है जिन्हें आज नियुक्ति पत्र मिलने वाला है, वो कौन कौन से जिले में आज बताया जाएगा? क्या ये तैनात होंगे? कौन कौन से जिले में इनको भेजा जाएगा? देखिए, नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, तैनाती विभाग के हाथ में होती है। क्या कौन से प्रधानाचार्य या कौन से कह सकते हैं कि सहायक अध्यापक को कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, कहाँ नियुक्ति दी जाएगी, जिन विद्यालयों में कमी होगी उन सभी विद्यालयों में ये पूर्ति करने का काम किया जाएगा। और साफ ही कहा सकता है कि पूरी तरह से जो मिशन रोजगार है, उसके तहत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार शिक्षा को आगे ले जाने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत है और सरकार इस पर काम भी कर रही है। और लगातार नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं, चाहे शिक्षा विभाग हो या अन्य विभाग जो भी प्रदेश के हैं, उन सभी विभागों जो खाली पद पड़े हैं, उनको कहीं ना कहीं भरने का काम सरकार कर रही है। और सरकार कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा नियुक्ति देकर जो उत्तर प्रदेश के रोजगार है उसको बढ़ावा दिया जा सके। जो बच्चे शिक्षित हैं उनको आगे बढ़ाने का काम किया जाए ताकि सरकारी नौकरी देकर जो शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा है, उनके हालातों में सुधार करने का काम किया जाएगा ताकि जो प्राइवेट स्कूल के बराबर सरकार जो प्रयास कर रही है कि वो काम कर सकते, प्राथमिक विद्यालयों या माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में उनको आगे बढ़ाया जा सकते, उनकी नियुक्ति आम विद्यालयों में की जाएगी। बिल्कुल जितेंद्र, अटल टिकरिंग लैब की बात की जा रही है और इसके अलावा कहा जा रहा है कि जो प्रधानाचार्य हैं उनको भी सम्मानित किया जाएगा, तो इससे जुड़ी क्या जानकारी है?
देखिए, अटल टिकरिंग लैब अपने अपने विद्यालयों में, माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों में बनाने थे, और जिन प्रधानाचार्यों ने इस लैब का खुद बनाकर उसको प्रयोग करने का, प्रयोगशाला का जो करना शुरू किया है, उनको प्रमाण पत्र दिया जाएगा, उनको सम्मानित करने का काम करेंगे। सभी प्रधानाचार्य कहीं ना कहीं जो विद्यालय बनाए गए हैं उनके आज प्रमाण पत्र देने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। और राजकीय इंटर कॉलेज जो उत्तर प्रदेश में है, 23 उन राजकीय कॉलेज में मिनी स्टेडियम बनाए जाएंगे, ताकि बच्चों के स्कूल को निखारा जा सके, शिक्षा के साथ उनको आगे ले जा सके, और खेलकूद में उनकी रुचि बढ़ाकर उनको भी देश में जो तमाम बच्चे जो अपना नाम कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं उनके स्किल्स को, उनकी प्रतिभा को निखारने का काम किया जाए, जिसको लेकर मिनी स्टेडियम सरकार बनाने का काम, जिसका शिलान्यास आज मुख्यमंत्री इसकी नींव रखने का काम करेंगे। और ऑनलाइन माध्यम से ये सभी कार्यक्रम होंगे, जो भी शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम है, और साथ ही साथ जो नियुक्ति पत्र है, वो नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री अपने हाथों से देने का काम करेंगे। बिल्कुल, मिनी स्टेडियम की आपने बात करी, आज शिलान्यास इनका सीएम योगी करेंगे, तो ये कौन कौन से जिले में ये मिनी स्टेडियम बनने वाले हैं? देखिए, 23 राजकीय इंटर कॉलेज हैं उत्तर प्रदेश के, उन सभी राजकीय कॉलेज में मिनी स्टेडियम बनाया जाएगा। और जहां जहां भी उत्तर प्रदेश की सरकार के राज्य में 23 जो बने हैं राजकीय इंटर कॉलेज, उन राजकीय इंटर कॉलेजों में ये मिनी स्टेडियम बनाने का काम किया जाएगा, ताकि बच्चों की शिक्षा के साथ उनको प्रतिभाओं को निखारने का भी काम किया जाए, और इससे बच्चों की शिक्षा में बढ़ावा मिलेगा, मानसिक विकास होगा, बच्चे खेल कूद करेंगे तो जाहिर सी बात उनकी शिक्षा को आगे बढ़ावा और मिलेगा। इसको लेकर सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है, और सरकार इस दिशा में काम करने का ही कर रही है। बिल्कुल, कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी तो मौजूद रहेंगे, उनके साथ मंत्री सुरेश खन्ना और गुलाब देवी भी मौजूद रहेंगे। इनके अलावा कोई और मंत्री जो आज यहाँ पर पहुंच सकते हैं? देखिए, माध्यमिक शिक्षा से जुड़ी मंत्री हैं गुलाबो देवी, और वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना, वो तो मौजूद रहेंगे क्योंकि विभाग से जुड़े हैं। और इसमें और जो माध्यमिक शिक्षा से जुड़े, जो शिक्षा विभाग से जुड़े जो अधिकारी होंगे, प्रमुख सचिव होंगे, निदेशक होंगे, वो सभी इसमें कहीं मौजूद रहेंगे। और विभाग में कह सकते हैं कि बड़ी कार्यक्रम रखा गया है, और लोक भवन के सभागार में कार्यक्रम रखा गया है। ठीक है जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, बंद रहिए हमारे साथ। सड़क सुरक्षा फोर्स, आपकी सुरक्षा मिशन है हमारा। आइए इसे सफल बनाएं। सड़क सुरक्षा फोर्स के साथ कदम से कदम मिलाएं। इस योजना की शुरुआत 27 जनवरी 2024 को जालंधर से की गई थी, जो अब तक निरंतर जारी है। इसका उद्देश्य पंजाब में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन को बढ़ाना है। यह एसएसएफ देश में पहली फोर्स है जो राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर यातायात के नियमों का पालन करते हुए जनता की सुरक्षा के लिए कार्य करती है। नमस्कार, मैं हूं आराध्या। मैं पंजाब सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं, क्योंकि उन्होंने सड़क सुरक्षा फोर्स का गठन किया है। इससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। जी हाँ, अगर सड़क पर कोई भी दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट होता है, तो आप तुरंत 112 नंबर पर कॉल कर उनको बुला सकते हैं। ये पंजाब सरकार का एक बहुत ही अच्छा कदम है। इस योजना से दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों में 48.10% की कमी देखी गई। सड़क सुरक्षा फोर्स सड़की हादसे घटाने का सब तो बढ़िया साधन है। जो कोई ट्राली ट्राला कोई गड्डी खराब हुई खड़ी है, जो सड़क पे पुलिस रहेगी, हर 30 किलोमीटर के रेडियस एक गड्डी थानू मिलेगी, तो कंट्रोल होगी स्पीड। एसएसएफ सड़क सुरक्षा फोर्स। यह बल राज्य के 4100 किलोमीटर के राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर जीवन की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इस नई फोर्स में 144 हाईटेक वाहन
और 5000 कर्मचारी शामिल है। सड़क दुर्घटनाओं की दर को नियंत्रित करने और हर साल हजारों जानें बचाने का काम करता है। सड़क सुरक्षा फोर्स, आपकी जीवन की सुरक्षा के लिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से ANB न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की ब्रेक के बाद स्वागत है। अगली खबर का रुख करेंगे। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और ऑपरेशन सिंदूर के बाद 7 मई को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में एक हाई लेवल मीटिंग की। बैठक के दौरान सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इंटरनेशनल बॉर्डर की परिस्थितियों को देखते हुए चारधाम यात्रा, राज्य के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, बांधों और ऊर्जा संयंत्रों की सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम किए जाए। साथ ही शासन प्रशासन और पुलिस को भी अलर्ट मोड पर रहने की हिदायत दी है। सीएम ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जाए और आपातकालीन परिस्थितियों को छोड़कर कार्मिक के अवकाश पर रोक लगाई जाए। उन्होंने जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त करते हुए अतिरिक्त केंद्रीय सुरक्षा बल उपलब्ध कराने का धन्यवाद दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिनव हमसे जुड़ गए हैं। अभिनव, हाई लेवल मीटिंग की गई है सीएम धामी की तरफ से, क्या कुछ निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं? बिल्कुल सोनिया, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है कल वर्चुअली माध्यम से गृह मंत्री अमित शाह के साथ जो है जुड़े थे और उसी को लेकर तमाम तरह के जो दिशा निर्देश हैं वो दिए गए हैं, क्योंकि सीमांत जनपदों पर खासकर चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा चारधाम यात्रा चल रही है, किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखने के लिए, बारीकी से नजर रखने के लिए दिए गए हैं। इसके अलावा बांध और जो सौंग परियोजनाएं हैं उसको लेकर भी खास तौर पर निर्देश दिए गए हैं और तमाम तरह की जो गतिविधियां हैं, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद पूरे देश में ही कहीं ना कहीं जो है वो अलर्ट है और सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क नजर आ रही हैं। ऐसे में जो है जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने उत्तराखंड में लगातार जो है कल एक हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई थी। उसी को लेकर लगातार जो है सतर्कता बरतने के आदेश भी जारी किए गए हैं। किसी भी संदिग्ध वस्तु या फिर संदिग्ध लोगों को लेकर तुरंत जो है पुलिस को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है और तुरंत जो है कोई भी ऐसा व्यक्ति हो या फिर कोई माहौल खराब कर रहा हो उसको लेकर तब तुरंत एक्शन लेने की बात जो है उन्होंने अधिकारियों को कही है। जिलाधिकारी हो या फिर नोडल अधिकारी हो, उनको अपने अपने जिलों में जो है सघन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। इसके अलावा लगातार जो डीजीपी हैं उत्तराखंड के, उनसे भी कहा गया है कि लगातार इस तरह के जो ऑपरेशंस चल रहे हैं उसको लेकर लगातार तेजी बरती जाए, क्योंकि कुछ संदिग्ध लोग भी जो है राज्य में देखे जा रहे हैं, उनको लेकर भी लगातार पूछताछ की जा रही है और ऐसे जो सत्यापन अभियान है उसको भी तेज किया जाए ताकि जो बाहरी लोग हैं वो यहाँ पर ज्यादा देर ना रुक सकें। और लगातार जिस तरह से अब पूरे देश में ही अलर्ट है तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड भी उससे अछूता नहीं है और इसी तरह की जो मुहिम है वो लगातार चल रही है, क्योंकि चारधाम यात्रा भी उत्तराखंड में चल रही है और वहां पर भी जो है कहीं ना कहीं संवेदनशीलता बरती जा रही है। चारधाम यात्रा मार्गों पर भी लगातार जो है पुलिस और LIU, इसके अलावा NDRF, SDRF भी वहां पर तैनात है। तमाम तरह की जो है वो मॉनिटरिंग की जा रही है और उसी को लेकर जो है तमाम तरह के जो दिशा निर्देश है वो मुख्यमंत्री एक के बाद एक दे रहे हैं और तमाम अधिकारियों से जो है वो फीडबैक मिल रही है। जी सोनिया। बिल्कुल अभिनव, क्योंकि यहाँ पर चारधाम यात्रा चल रही है तो उसको देखते हुए अब गृह मंत्रालय की तरफ से अतिरिक्त सुरक्षा बल भी मुहैया कराया गया है प्रदेश को। अब बिल्कुल जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मांग भी की थी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से, तो उन्होंने जो है यहाँ पर अर्धसैनिक बलों की ड्यूटी भी लगा दी है और अब जिस तरह से चारधाम यात्रा 6 महीने उत्तराखंड में चलेगी तो कहीं ना कहीं यह एक बड़ी बात भी है, क्योंकि अर्धसैनिक बलों की यहाँ पर कमी देखने को मिल रही थी। हालांकि स्थानीय पुलिस यहाँ पर पहले से मौजूद थी, लेकिन अर्धसैनिक बल जो है अपनी सेवाएं देंगे, क्योंकि चारधाम यात्रा जो है 6 महीने अभी चलने वाली है उत्तराखंड में और लगातार उत्तराखंड में जो है श्रद्धालु आ रहे हैं। ऐसे में जो है सभी सुरक्षा एजेंसियों को भी चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। सभी सुरक्षा एजेंसी जो है वो सतर्क है, खासकर पुलिस और LIU, और सभी को जो है सघन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं, चाहे वो बस्ती हो या फिर होटल ढाबे हो। इसके अलावा घरों में भी सत्यापन अभियान चलाने के निर्देश जारी किए गए हैं, क्योंकि कल जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक हाई लेवल मीटिंग अपने अधिकारियों के साथ बुलाई थी और जो दिशा निर्देश गृह मंत्रालय की तरफ से मिले हैं उसका अनुपालन उन्होंने कराने के लिए जो है सभी अधिकारियों को कहा है। जी सोनिया।
बिल्कुल। अभिनव, अगर मैं चारधाम यात्रा की बात करूं तो लोगों की वृद्धि देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा देश में संवेदनशील मामला चल रहा है, लोग अलर्ट पर हैं, तो किस तरह की वृद्धि देखने को मिल रही है यात्रियों में? बिल्कुल, अगर बात करें तो चारधाम यात्रा में जिस तरह से रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु इस बार उत्तराखंड में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यह रिकॉर्ड जो है वो टूट भी सकता है, क्योंकि पिछले वर्षों के मुकाबले इस बार जो है श्रद्धालु ज्यादा आएंगे। और सरकार की तरफ से जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि इस बार जो बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं, चाहे वो पार्किंग की हो, रहने खाने की हो, इसके अलावा होटल्स की हो या फिर अन्य व्यवस्थाएं हो, चिकित्सा व्यवस्था हो, सभी को जो है पूर्ण रूप से काफी लंबे समय से जो है तैयारियां चल रही थी। और उसी की जो बानगी है वो इस बार जो श्रद्धालु उत्तराखंड में लगातार रुक कर रहे हैं। हालांकि पहलगाम हमले से इस पे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लगातार जिस तरह से चारधाम यात्रा में उत्तराखंड श्रद्धालु आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यह जो संख्या है लगातार बढ़ रही है। रजिस्ट्रेशन की संख्या भी चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन में लगातार बढ़ती चली जा रही है। और श्रद्धालु जो है न सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी उत्तराखंड में आ रहे हैं। और चारधाम यात्रा जो है वो गतिमान है। जल्द ही जो है हेमकुंड साहिब के कपाट भी खुलने वाले हैं, और जो सिख परिवार है, सिख श्रद्धालु है, वो हेमकुंड साहिब भी जो है यात्रा करने के लिए आने वाले हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव इन तमाम जानकारी के लिए। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब हिमाचल प्रदेश सरकार भी अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर भारतीय वायुसेना के हमले के बाद अपना बंजार दौर रद्द कर दिया है। प्रदेश सचिवालय में अधिकारियों की बैठक में उन्होंने प्रदेश की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता हमेशा देश की एकता और अखंडता के लिए खड़ी रही है। उन्होंने भारतीय सेना की पहलगाम हमले की जवाबी कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि इससे हर हिमाचल वासी को गर्व है और हिमाचल प्रदेश का हर व्यक्ति देश की एकता और अखंडता के साथ खड़ा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हिमाचल से हमारी ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमसे जुड़ गई हैं। टीना, किस तरह की स्थिति है? पूरे देश में अलर्ट है और हिमाचल में भी अब इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए हिमाचल में भी हाई अलर्ट है और यहाँ पे मुख्यमंत्री ने एक समीक्षा बैठक भी ली है उच्च अधिकारियों के साथ। और जो हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर वाले क्षेत्र है वहाँ पे सतर्कता बरतने को भी कहा गया है। इसके अलावा जो उनके भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रम थे उनको टाल दिया गया है, सारे कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है। और उसके अलावा जो पाकिस्तान पे के बाद हिमाचल तीनों हवाई अड्डे वो बंद कर दिए गए। उनकी उड़ानें फिलहाल सभी की रद्द कर दी गई है। 9 मई तक शिमला, कांगड़ा और कुल्लू एयरपोर्ट पे सारी जो नागरिक उड़ानें वो बंद रहेंगी। और ये सारी जो उड़ानें हैं वो तत्काल प्रभाव से रद्द की गई है। और इसके अलावा जो भी उड़ान जो है वो चौकी भीड़ वाले इलाके कार्यक्रम जो थे वो टाल दिए गए हैं। मॉकड्रिल यहाँ पर हुई है, हालांकि उसको लेके कई शिकायतें यहाँ पे रही लोगों को। तो ऐसे में अब जो हिमाचल है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हिमाचल हर स्थिति से निपटने को तैयार है। और उन्होंने कहा है कि प्रदेश को भारतीय सेना पर गर्व है और सेना ने जिस तरह की कार्रवाई की है उससे प्रदेशवासी गौरवान्वित है। और इसलिए उन्होंने अपना जो वो कह रहे हैं कि जो ज्यादा भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रम है उनके जो अन्य कार्यक्रम थे वो उन्होंने तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए गए। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो देश के साथ स्वयं खड़े हैं और हिमाचल हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। हर स्थिति पर विचार किया जा रहा है और उच्च अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी पिछले कल हुई है। इसके अलावा आज भी जो है वो बैठक करेंगे कुछ देर बाद। और वो यही देखेंगे कि हिमाचल में किस तरह की परिस्थिति बन रही है, क्योंकि फिलहाल जो है उड़ानें रद्द कर दी गई है, अपने उन्होंने कार्यक्रम जो है वो रद्द कर दिए हैं। और उच्च अधिकारी को भी जो है सतर्क रहने के आदेश, अलर्ट पे रहने के आदेश उन्होंने दिए हैं। इसके अलावा जो सीमावर्ती क्षेत्र है उनमें भी जो है वो जो अलर्ट है वो जारी करा गया है। और इसके अलावा हिमाचल के साथ जो तिब्बत की सीमा लगती है, इसके अलावा जम्मू कश्मीर और पंजाब की तटीय सीमाएं हैं, राज्य की जो प्रमुख बिजली परियोजनाएं हैं, बांध है, भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं और प्रमुख जो मंदिर हैं हिमाचल के, वहाँ की सुरक्षा फिलहाल बढ़ा दी गई है। और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए जो पिछले साल जो मॉकड्रिल भी यहाँ पे पूरे हिमाचल में अलग अलग जगहों पर आयोजित की गई थी, इसका भी उन्होंने पूरा वो इसको भी देखा है कि किस तरह से मॉकड्रिल की, किस तरह से लोग कितना तैयार है और जो अलर्ट पर टीम है वो कितनी तैयार है। तो फिलहाल यही है कि हिमाचल हाई अलर्ट पर है और सारे जो अधिकारी हैं वो समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं और उसके अलावा स्थिति का जायजा भी ले रहे हैं।
और पूरा हिमाचल एकजुट इस वक्त है और यही कह रहा है कि जो भी चीजें हैं वो करने के लिए वो तैयार है। और जो जिस तरह से मैंने इस तरह बताया कि जो प्रमुख मंदिर है, जगह है, वहाँ की सुरक्षा फिलहाल हिमाचल ने यहाँ पे बढ़ा दी है। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में शिमला एक ऐसी जगह है जहां पर टूरिस्ट सबसे ज्यादा आती है और बेहद ही संवेदनशील इसे माना जाता है। वहां पर प्रशासन किस तरह से अलर्ट है और लोगों को किस तरह से जागरूक किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए राजधानी शिमला में जब ज्यादा पर्यटक पहुंचते हैं और ऐसे में कल जब मॉकड्रिल की गई, हालांकि ब्लैकआउट था उस टाइम शिमला में जो है लाइट्स नहीं बुझी थी, इसको लेकर काफी शिकायतें यहाँ पे रही और ये भी कहा जा रहा है कि शिमला जो है वो मेन जो टारगेट है वो रह सकता है। तो ऐसे में जो प्रशासन है वो लोगों को जागरूक भी कर रहा है कि जब ब्लैकआउट होता है या जिस तरह से मॉकड्रिल कल भी की गई थी आपात स्थिति से निपटने के लिए, उसमें जो है सभी नागरिकों को तैयार रहना होगा। जो प्रशासन जो निर्देश दे रहा है उनको पूरी तरह से फॉलो करना होगा। यानी कहीं ना कहीं ये मान के चल रहे थे कि जो कल मॉकड्रिल हुई है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चूक रह गई थी। तो ऐसे में आज प्रशासन जो है वो यही सबसे पहला कदम उठाने जा रहा है कि लोगों को जागरूक करेगा, लोगों के साथ वो बात करेगा कि किस तरह से जो प्रशासन जो अलर्ट जारी करता है या जब सायरन बजता है या जब ब्लैकआउट का जिस तरह से होता है उसको आपको किस तरह का व्यवहार जो है वो अमल में लाना है। तो फिलहाल जिला प्रशासन शिमला की यही तैयारी है कि जो सारी टीम से एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, उसके अलावा जो सिविल डिफेंस की टीम है उनको तैयार रखा गया, उनको अलर्ट पे रखा गया है। और सारे जो लोग हैं उनके साथ जो है जागरूकता अभियान भी यहाँ पे चलाया जाएगा ताकि लोगों को बताया जाए कि युद्ध की स्थिति में या किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए आपको उन परिस्थितियों में किस तरह की जो आपका जो व्यवहार है वो किस तरह से अमल में लाना है और क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। जी टीना, इस मॉकड्रिल के बाद लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? क्योंकि कई लोग होते हैं डरे और सहमे रहते हैं, सायरन की उन्हें आवाज उनको बताया होगा कि किस तरह से उनको फॉलो करना है, तो क्या लोग अब शांत हैं? क्योंकि कई लोग डरे सहमे थे इसको लेकर। बिल्कुल, देखिए जब मॉकड्रिल कल की गई तो 4 बजे से सायरन बजना शुरू हुआ और कुछ देर बाद 5-5 10 मिनट के अंतराल पे सायरन बजा है। हालांकि लोगों को या शिमला के लोगों को ये शिकायत हुई कि बहुत दूर तक वो सायरन की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। तो ऐसे में कई लोगों को पता नहीं चल पा रहा था कि किस वक्त सायरन बजेगा, किस वक्त आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ये अलर्ट दे रहा है। तो ये तमाम चीजें रही। हालांकि लोगों में जो डर था और लोग ये मानकर चल रहे थे कि किस तरह से ये स्थितियां रहनी है, फिलहाल वो नहीं देखने को मिला है। लेकिन जिला प्रशासन ये जरूर कह रहा है कि जो जिम्मेदार नागरिकों की जो भूमिका इस वक्त होनी चाहिए उसमें शिमला को जो है वो और ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। शिमला वासियों को और ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट भी बहुत बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। अपने साथ साथ जो पर्यटक यहाँ पे पहुंचते हैं उनकी संख्या भी यहाँ पे शुरू पड़ी है। तो ऐसे में जो शिमला के लोग हैं उनको यही प्रशासन कह रहा है कि अपनी जिम्मेदारियां निभाएं और जो भी अलर्ट है, जो भी दिशा निर्देश स्थानीय प्रशासन की तरफ से आपको मिलता है उसको पूरी तरह से अमल करें। और लोग भी अब ये मानकर चल रहे हैं कि जिस तरह से जो प्रशासन अलर्ट देगा उसके हिसाब से अगर वो काम करेंगे तो सब कुछ जो है वो सेफ रहेगा। फिलहाल जो डर की स्थिति या असमंजस का जो माहौल था वो अभी फिलहाल वो देखने को नहीं मिल रहा है। अब लोग जो है वो कहीं ना कहीं जागरूक हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि कहाँ पे किस तरह का जो व्यवहार है उनको अमल में लाना है। आपात स्थिति से निपटने के लिए किस तरह से जिला प्रशासन का सहयोग करना है ताकि किसी भी आपात स्थिति से जल्दी जो है वो निपटा जा सके। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया टीना इन तमाम जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय महानदी भवन स्थित अपने कार्यालय में गृह विभाग की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने बीजापुर जिले के केरीगुट्टा पहाड़ी पर जारी एंटी नक्सल ऑपरेशन के बारे में अधिकारियों से अपडेट लिया। मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन की भविष्य की रणनीति पर चर्चा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस बैठक में गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज पिगुआ, पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नक्सल ऑपरेशन विवेकानंद सिन्हा भी उपस्थित थे।
मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आज पंजाब और चंडीगढ़ में मौसम सुहावना रहने की संभावना है। विभाग ने बताया कि हल्की बारिश हो सकती है, जिससे तापमान में गिरावट हो सकती है। इससे पहले मौसम विभाग ने 10 मार्च तक लगातार बारिश की संभावना जताई थी और आज भी बारिश की संभावना है। विभाग के मुताबिक हल्की बारिश 15 मई तक जारी रह सकती है। इसके बाद मौसम में फिर से बदलाव देखा जा सकता है। ये मौसम में बदलाव मुख्य रूप से पश्चिमी विक्षोभ के कारण हो रहा है, जिससे मई के महीने में आमतौर पर होने वाली गर्मी के बाद राहत मिल सकती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित सेठी चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए। अमित, लगातार बेमौसम बारिश हो रही है और मौसम में तरह तरह का बदलाव देखने को मिल रहा है। किस तरह की स्थिति है वहां पर अभी चंडीगढ़ में? अगर मौसम विभाग की बात की जाए तो मौसम विभाग का साफ तौर पे कहना है कि खासकर 10 मई तक जो है रुक रुक के जो है बारिश हो सकती है। अगर आज की बात करें तो आज भी मौसम विभाग ने कहा है कि रुक रुक के बारिश होने की संभावना है। हालांकि इस समय की बात करें, इस समय जरूर सूर्य देवता ने दर्शन दे रखे हैं और कहीं ना कहीं अगर हवा की बात करें तो हवा में भी जो है ठंडक देखने को मिल रही है और बिल्कुल कह सकते हैं कि अगर आने वाले दिनों की बात करें तो आने वाले दिनों में भी कहीं ना कहीं मौसम में जो है सुहावना जो है रहने वाला। वहीं अगर 15 मई के बाद की बात करें तो फिर से एक बार जो है हीट वेव जो है आने की संभावना है। हालांकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है इसका कारण बताया जा रहा है, जो दिन जो है बारिश हुई। बिल्कुल, और देखा जाए तो लगातार जल जमाव की स्थिति भी बनी हुई है। आम जनता को राहत मिली है, लेकिन किसान यहाँ पर मार झेल रहा है। बिल्कुल, अगर किसानों की बात करें तो किसान कहीं ना कहीं चिंता में है जो ये जो बारिश हुई है इसके चलते, क्योंकि जिस तरह से फसलों की बात करें, क्योंकि फसलों की कटाई जिस तरह से हुई थी, तो इसके चलते जो है जरूर जो बारिश हुई है किसान कहीं ना कहीं जो है चिंता में जो है बिल्कुल दिखाई दे रहा है। हालांकि अगर पंजाब की भी बात करें तो पंजाब की कई जगहों पर जो है, कई शहरों में जो है तापमान जो है अपना 40 डिग्री 42 डिग्री तक जो है पहुंच गया था, मगर अब तापमान में भी जो कहीं ना कहीं जो है गिरावट जो है देखने को मिल रही है। बिल्कुल, और तरह तरह की समस्याएं सामने आ रही थी। पाइपलाइन लीकेज की समस्या, क्या वो हल हो गई है या फिर जस की तस समस्या भी बनी हुई है? बिल्कुल, अगर पाइपलाइन की बात करें तो बिल्कुल जो पाइपलाइन की जो समस्या खासकर मोहाली में जो थी वो बिल्कुल उसमें जो है उसको जो है ठीक कर दिया गया है, रिपेयर जो है कर दिया गया और जो पानी था वो समय पे जो है छूट दिया गया। तो बिल्कुल जो पाइपलाइन की समस्या थी उनको भी ठीक कर दिया। साथ ही ड्रेनेज अक्सर देखने को मिली कि जिस तरह से बारिश हुई, पानी सबसे पे इकट्ठा हो गया, तो बिल्कुल ड्रेनेज भी जो थी उसका कार्य भी जो है बिल्कुल जोर शोर से किया जा रहा है कि ड्रेनेज जो है जो जहाँ से पानी का ड्रेन होना है उसकी भी जो है नालों की सफाई जो है कर ली जाए। बिल्कुल, आज भी बारिश की संभावना जताई गई है चंडीगढ़ में। प्रशासन किस तरह से अलर्ट नजर आ रहा है इसको लेकर? बिल्कुल, अगर चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ और कई जगहों पर जो है आज भी बारिश होने की संभावना जताई गई है। हालांकि अगर मौसम विभाग ने जो है जरूर अलर्ट जारी किया। साथ ही अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन के भी जो है बिल्कुल पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। इस तरह बीती दिन जब बारिश हुई तो जरूर उस बारिश में जो है पानी सड़कों पे इकट्ठा हो गया, तो उससे जितनी भी जो ड्रेनेज है, ड्रेनेज का जो है कार्य तकरीबन जो है पूरा हो चुका है। खासकर अगर सेक्टर्स की बात करें तो वहां पर जो है पानी इकट्ठा जो है नहीं हुआ आने वाले दिन। बिल्कुल, इस तरह से लगातार बारिश होती रहेगी तो आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अभी क्या क्या वो दिक्कतें आ रही हैं लोगों को, जो बेमौसम बारिश से उनको सामना करना पड़ रहा है? बिल्कुल, अगर लोगों की बात करें तो कहीं ना कहीं लोगों में राहत कह सकते हैं। दिक्कतें जो है सिर्फ यही है कि जिस तरह से बेमौसम बारिश है तो लोगों को बीमारियां कई तरह की देखने को मिलती हैं। खासकर हैजे की बीमारी जो है बहुत ज्यादा जो है देखने को मिलती है। हॉस्पिटल्स की बात करें वहाँ भी कई इंतजाम जो किए गए हैं। कहीं ना कहीं तापमान में जरूर गिरावट देखने को मिल रही है, मगर बात करें जिस तरह से बारिश एकदम से बेमौसम बारिश हो जाती है, जो स्कूली बच्चे हैं जिन्होंने स्कूल जाना होता है तो उन्हें भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अक्सर देखने को मिल रहा है कि दोपहर बाहर जो है आजकल जो है बारिश जो है हो रही है, तो जिस समय ही स्कूली बच्चों की छुट्टी होती है तो पेरेंट्स को काफी मुश्किलों का सामना करना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमित इन तमाम जानकारी के लिए।
राजधानी लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज नेशनल। सुशासन तिहार जनता के जमो काम बनते हैं। सरकार आवते हैं हमारे घर दुआर, शहर और पूरा गाँव सजते हैं। आगे आगे सुशासन तिहार जनता के जमो काम बनते हैं। विष्णु भैया गाँव माही शहर शहर घलो जाही, गाँव गाँव और शहर शहर माँ विकास के गंगा बहाही। चारों कोटि है विकास के बयार, जनता के जमो काम बनते हैं। सरकार आवते हैं हमारे घर दुआर, शहर और पूरा गाँव सजते हैं। सड़क नाली बिजली पानी घर घलो मिल जाही, दुखिया मन के बात ला सुन ही सुन के काम बनाही। दुख पीड़